अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हामिद उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है इसको जानना है हमें, ठीक है। और उसका क्या प्रिंसिपल है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपने किस तरीके से करना है आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके डेरिवेशन को करेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपने इसको कैसे लेकर आना है, इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और ये जानेंगे कि एसी जनरेटर होता क्या है। तो एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन को लिखना चाहूँ तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये है कि इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, मतलब इसको रोटेट करेंगे तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास होने की वजह से उसके अंदर फ्लक्स पैदा होगा और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। फैराडे ने ये बात बताई थी। तो फैराडे का लॉ क्या था? फैराडे का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर था। तो अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं तो इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस करेगा? इसका प्रिंसिपल बेस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो अगर मैं इसके प्रिंसिपल को लिखना चाहूँ तो आप इसके प्रिंसिपल को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो लॉ है एसी जनरेटर वो किसके ऊपर बेस करता है? ये एसी जनरेटर बेस करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज़ जो कि होता है और वो क्या होता है? आर्मेचर। आर्मेचर क्या चीज़ है? देखें, आर्मेचर मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है इसके अंदर कि एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है और उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कुछ कॉपर के वायर को क्या किया जाता है? कुछ कॉपर के वायर्स को वाउंड किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे कॉपर के वायर्स जो हैं वो इसके ऊपर क्या होते हैं? वाउंड होते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है इसके कंस्ट्रक्शन में वो क्या चीज़ है? वो है फील्ड मैग्नेट। और ये फील्ड मैग्नेट का क्या काम होता है? जो कि अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, मतलब अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकालती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस आर्मेचर के अंदर से गुजरती है। और इस आर्मेचर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड के गुजरने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेट इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है जिसे हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब हम इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने पर ये क्या होगा? एक सर्कल की तरह क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। तो मैंने क्या किया इस डायग्राम में, इसको मैंने 20 से क्या कर दिया? हाफ कर दिया। 20 से हाफ करने का मतलब ये है कि जब ये रोटेट, देखें कुछ ये कुछ इस तरह से है, जैसे ही ये रोटेट करने लगेगा तो ये कुछ इस तरह से होगा, सही है। जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये इसकी हाफ रोटेशन होगी। तो हाफ रोटेशन में जो, जैसे कि ये जो डी से लेकर ए तक का हिस्सा है वो ये कुछ इस तरफ आगे की तरफ आपकी तरफ आएगा, इस तरफ, ठीक है। तो इसके हाफ रोटेशन में यहां से इस जगह से ए और बी से लेकर सी तक के हिस्से में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास होंगी तो ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हो जाए, ठीक है, कोई भी लेंथ, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। पैरेलल में नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि सी से लेकर डी तक का जो हिस्सा है इसमें कोई मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरीके से बी से लेकर ए तक या ए से लेकर बी तक में भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ कहाँ पैदा होगा? ए से लेकर डी तक में और बी से लेकर सी तक में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो है वो ए से सी से लेकर बी से लेकर सी तक का जो हिस्सा है ये हाफ रोटेशन है, ठीक है। फिर ए से लेकर डी तक का जो हिस्सा है ये सेकंड हाफ रोटेशन है, ठीक है। तो इन दोनों में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा और उस इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है VBL sin थीटा, ठीक है, VBL sin थीटा। ओके, नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर मौजूद है वो क्या चीज है? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होता है? स्लिप रिंग का काम ये होता है कि यहाँ पे ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस इंड्यूस ईएमएफ को ये आगे तक जो है वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। मतलब ये है कि स्लिप रिंग्स का काम यहाँ पे ये है कि ये स्लिप रिंग और एक चीज इसके अंदर मौजूद है वो है कार्बन ब्रश। ये यहाँ पे हेल्प करने का काम करते हैं किसको? इंड्यूस ईएमएफ को आगे तक पहुंचाने के लिए। तो स्लिप आर्मेचर और कार्बन ब्रश के दरमियान जो इसका कांटेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे? स्लिप रिंग कहेंगे। जो कि दो इसके अंदर स्लिप रिंग्स मौजूद होते हैं, एक होता है S1 और एक क्या होता है S2।
ये कार्बन ब्रशेस है, ये कार्बन ब्रश क्या करता है, ये कांटेक्ट बनाता है स्लिप रिंग और लोड के दरमियान, मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो उसको लेकर वो आगे तक क्या करता है, पहुंचाता है। और दूसरी चीज स्लिप रिंग का ये भी काम होता है, देखो एक होता है, देखो स्लिप रिंग का काम ये है कि वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये है कि करंट की पोलैरिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है। एक होता है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग उसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं होने देता, जो कि डीसी मोटर के अंदर मौजूद होता है। एसी मोटर के अंदर क्या चीज लगाई जाती है, एसी मोटर के अंदर स्लिप रिंग लगाया जाता है, जो स्लिप रिंग उसकी पोलैरिटी को क्या करता है, चेंज करता है। मतलब जब ये इस तरफ आएगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा। जब इस जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ऊपर की तरफ। तो एक मर्तबा करंट की डायरेक्शन नीचे है, एक मर्तबा करंट की डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ है। तो ये करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऊपर नीचे होने की वजह से इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इसकी पोलैरिटी के चेंज होने की वजह से इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम इसके डेरिवेशन को समझते हैं कि डेरिवेशन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो आपने डायग्राम तो देख लिया, अब इस डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं उसमें जो है वो आपने उसको डिफाइन कर देना है, फिर उसके बाद इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करना है। तो डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे, फॉर फर्स्ट हाफ रोटेशन में जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ वो हुआ VBL sin थीटा। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, VBL sin थीटा। अब यहाँ पे जो ये V है ना, ये V कहलाता है वेलोसिटी। यहाँ पे जो B है ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, या फिर हम इसकी स्ट्रेंथ कह सकते हैं। ये इसकी क्या है, लेंथ है। और ये यहाँ पे साइन थीटा क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला मामला है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, साइन थीटा का एंगल बन रहा है। फॉर सेकंड हाफ रोटेशन में भी वही कहानी है, सही है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बनेगा। इसको मैंने यहाँ पे B से C तक की बात की थी, B से लेकर C तक का हिस्सा था ये। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे A से लेकर D तक, क्योंकि C और D, ए और बी में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल है। आप देखें ये लाइन इस तरीके से यूं सीधे है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इस तरह से यूं सीधे। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। तो दोनों के पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे जो एंगल है वो है 0 डिग्री का, और अगर दूसरे तरफ मैं अगर बात करता हूँ तो वहां पे जो एंगल है वो है 180 डिग्री का। तो इन दोनों में जो मतलब एक इंड्यूस ईएमएफ का एंगल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ इन जगहों पर प्रोड्यूस होगा जहां पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, क्योंकि लेंथ यूं सीधे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला मामला हुआ, और अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। खैर ये तो मैक्सिमम की बात है, तो वो हम आगे करेंगे। तो अब मैं इन दोनों की बात करता हूं। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये एक ही कॉइल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब जैसे ही ये एक ही कॉइल के अंदर मौजूद है तो इनके इंड्यूस ईएमएफ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सम कर दिया। तो जब इसको सम किया तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंड्यूस ईएमएफ B से C तक और प्लस इंड्यूस ईएमएफ A से D तक। तो इसके अंदर मौजूद था VBL sin थीटा और इसके अंदर भी मौजूद था VBL sin थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया VBL sin थीटा। अब आप देखिए कि दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर मैं प्लस करूं तो ये भी VBL sin थीटा है, ये भी VBL sin थीटा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, 1 मौजूद है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, 1 मौजूद है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं इसको इस जगह पे लिख रहा हूं, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू 2VBL sin थीटा, क्योंकि दोनों ऐड हो गया तो 2VBL sin थीटा। अब आप देखें कि ये पहले इस तरीके से था और ये इस तरह से रोटेट किया, और रोटेट करते 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 ये क्या हो गया, एक सर्कल की तरह घूमने लगा। मतलब ये है कि इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन हो गया किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो फर्स्ट ईयर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके लिए फॉर्मूला जो निकला था वो निकलता था V = R⍵। ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में भी जो है वो आता है फर्स्ट ईयर में। तो आपने इसको जो है वो ड्राइव किया होगा। तो जो कि होता है V = R⍵, वेयर R इज कॉल्ड रेडियस, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जहां पे V मौजूद है वहां पे क्या रखा जा सकता है, R⍵। तो जहां पे V मौजूद है वहां पे रख दिया R⍵, 2 अपने जगह पर वैसे ही है, BL sin थीटा अपने जगह पर वैसे ही है। अब देखें यहाँ पे जो इसका साइज है, ये इसकी चौड़ाई है, इसको मैंने किससे जाहिर किया है, ये B से जाहिर किया है। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं ताकि ये सही से समझ में आ जाए। ये क्या है, इसकी ब्रेथ है।
अब ये जो ब्रेथ है इसको मैंने पहले ही हाफ कर दिया, और चूंकि एक सर्कल की तरह घूम रहा है तो ये इसको क्या मान लेंगे हम, अगर ये सर्कल है तो सर्कल की तरह है तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अगर मैं इसके रेडियस को अगर कंसीडर करूं तो जिस तरीके से आप डायमीटर से रेडियस का फॉर्मूला निकालते हैं, डायमीटर से रेडियस का कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, तो आप लिखते हैं r इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो इसी तरह से यहां पे अगर आप इसको डायमीटर समझ लो, ठीक है, और रेडियस निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, इस d के जगह में आपने जस्ट क्या कर दिया, b कर दिया और इसको डिवाइड करवा दिया किससे, 2 से। तो ये हो गया r इज इक्वल टू b अपॉन 2। तो यहां से यहां तक भी r इज इक्वल टू b अपॉन 2, यहां से यहां तक भी हाफ में क्या है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी क्या हो गया, b अपॉन 2। तो जहां पे r मौजूद है वहां पे क्या रखा जा सकता है, वहां पे रखा जा सकता है b अपॉन 2। तो यहां पे मैंने सेंस में दिखा दिया डायग्राम के मुताबिक कि b r बराबर है किसके, b अपॉन 2 के। तो जहां पे r मौजूद है वहां पे लिख दिया b अपॉन 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर है और ये कहां पर है, नीचे है। मैथमेटिक्स के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को क्या करना है, कैंसिल। तो ये बचा b ओमेगा b l sin थीटा, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्या है, ब्रेथ है, ये भी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये L यहाँ पे क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, साइन थीटा है। तो ये लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब आप देखें, अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर तरतीब देके कुछ इस तरह से करूं कि L और B को आपस में एक साथ लिख दूं तो यहाँ पे एरिया बन सकता है ये। तो मैंने इसको तरतीब दे दिया, मतलब अरेंज कर दिया कि इस L को पहले लिख दिया और B को अपनी जगह पे लिखे रहने दिया। ओमेगा अपनी जगह पे मौजूद, B अपनी जगह पे मौजूद, L यहाँ से चला गया, पहले चला गया, साइन थीटा यहाँ पे बाद में आ गया। तो फिर यहाँ पे अचानक से याद आ गया हमें कि सिंस LB मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बराबर किसके है, एरिया के। तो जहां पे LB मौजूद है इस जगह पर मैंने क्या लिख देना है, A, और ये A किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। तो जहां पे LB है वहां पे अब क्या आ गया, A आ गया, ठीक है। तो ये हो गया A ओमेगा B साइन थीटा। और लेक्चर के शुरू में ही मैं एक बात बता रहा था कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके ऊपर कॉपर के बहुत सारे तार को जो है वो वायर को जो क्या किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है। तो यहाँ पे एक वाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे वाइंडिंग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न्स हैं। तो हम यहाँ पे तक जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो सिर्फ एक कॉइल के लिए निकला है। अगर यहाँ पे बहुत सारे कॉइल्स के लिए अगर फॉर्मूला निकालना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ वी हैव n टर्न्स, देयरफॉर अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, n टर्न्स है कॉइल्स के, तो यहाँ पे हम इन फॉर्मूले में एक चीज को ऐड कर सकते हैं और वो क्या हो सकता है, n। अब इस n की जगह में आप कुछ भी पुट कर दें, n की जगह पे आप 10 तार की जो है वो 10 तार को क्या कर रहे हैं, आप टर्न करा रहे हैं तो 10 कर दें, 50 करा रहे हैं तो 50 कर दें, 100 करवा रहे हैं तो 100 कर दें, 1000 करवा रहे हैं 1000 कर दें। तो ये n इसलिए है, ठीक है ना। तो इस n की जगह में कुछ भी पुट हो सकता है। तो इसलिए हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, n से रिप्रेजेंट किया। तो जहां पे n लिख दिया यहाँ पर, और a अपने जगह पर है, ओमेगा अपने जगह पर है, b अपने जगह पर है, और साइन थीटा भी अपने जगह पर है। तो अगर आप इसको देखें तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, नवाब साइन थीटा, ठीक है। इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं, नवाब साइन थीटा। तो ये यहाँ तक जो है वो क्या हो गया, ड्राइव हो गया। लेकिन अगर हम इसके मैक्सिमम फॉर्मूले को ड्राइव करना चाहते हैं तो मैक्सिमम के लिए पहले ही मैंने यहाँ पे डायग्राम में बता दिया कि एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम EMF, बता दिया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखा है यहाँ पे EMF इज इक्वल टू NA ओमेगा B साइन, और थीटा की जगह में क्या हो गया 90, और साइन 90 बराबर होता है किसके, 1 के। तो यहाँ पर आ गया 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया NA ओमेगा B इज इक्वल टू EMF। तो इसी तरह से ये लेक्चर यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ।